हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सीएपीएफ एसी के लिए जो ग्रामर पोर्शन आता है आपका 25 मार्क्स का, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए। सबसे पहले आपको देखना होगा ग्रामर में कितने टाइप के टॉपिक्स आते हैं, और ये ग्रामर सीजीएल के अंदर जो ग्रामर आती है उससे थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो सीएपीएफ एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। क्योंकि वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे सीजीएल एग्जाम के अंदर, यहाँ पे आपको थोड़ा सब्जेक्टिव मिलेगा। आपको खुद ब खुद इसमें आंसर करने होंगे, आपको खुद ब खुद इसमें मिस्टेक डिटेक्ट करनी होगी, उसको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फंडामेंटल्स जो हैं स्ट्रॉन्ग होने चाहिए अगर आपको सीपीएफ के लिए ग्रामर प्रिपेयर करनी है। वहां पे आप तुक्का भी मार सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुक्का नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको खुद ब खुद आइडेंटिफाई करने होंगे। ठीक है, कि कहाँ मिस्टेक है। ओके, तो कंपोनेंट देखते हैं आपके सीएपीएफ एग्जाम के अंदर कौन कौन से आते हैं ग्रामर के। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस। ये आपको चेंज करने होते हैं, कई बार एक्टिव टू पैसिव आता है, कई बार पैसिव टू एक्टिव। हर साल लगभग आपको एक क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन एक्टिव टू पैसिव टेंस से आपको मिल जाएगा। और एक्टिव टू पैसिव टेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अंदर भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एक्टिव पैसिव के अंदर। इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे करेंगे, इंटेरोगेटिव को कैसे करेंगे, असर्टिव को कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरह के एक सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाएगा, ये भी एक आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा आएगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। कई बार डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच होता है और कई बार इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच होता है, तो एक नरेशन का ही पार्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखोगे इसमें सिंपल सेंटेंस नहीं होते। कई बार इसमें आप देखोगे अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट के अंदर है या फिर पास्ट के अंदर। गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप लोग लेट आए हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको जल्दी से ब्रीफ कर दूं, वैसे भी हम लेट हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे ग्रामर के, और ये 10 के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा या फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसका आंसर क्या है। बहुत अच्छी तरह से डिटेल सोल्यूशन मैंने इसका बनाया है, और आपको कोई प्रॉब्लम लगे कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते वक्त, उसके पीछे का आप मुझसे कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। बहुत एक्सप्लेनेटरी मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट उसका बताऊंगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा। तो जब तक आपका एग्जाम होगा ऐसे ऐसे हम बहुत सारे सेशन करेंगे। मेरा अभी तक के है, अभी आने वाले कुछ दिनों में हम 10-15 सेशन इस पे कर लें, और जब तक एग्जाम होगा तो इस पर ढेर सारे, मतलब 20-25 इतने सेशन हम कर ले, एटलीस्ट फुल लेंथ टेस्ट आप इतने सारे कर लो। आपको अंदर से आपको इतना मोटिवेशन या फिर आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है सिर्फ ये सेशन करने से ही। और एग्जाम लाइक क्वेश्चन होंगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ एग्जाम लाइक क्वेश्चन उसी के पैटर्न पे। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं तो आपके पास 10 मिनट है। 8:06 हुई है, 8:16 पे हम आपसे दोबारा मिलेंगे, और 10 मिनट के अंदर आप अपने हिसाब से इसको, ठीक है, सोल्व करना। फिर मैं आपको डिक्टेट करूंगा कि क्या इसका आंसर हो सकता था। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम इस पे करेंगे। आप सभी को ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, टेलीग्राम ग्रुप पे। अदरवाइज मैंने जूम के चैट सेशन में भी ये डॉक्यूमेंट डाल दिया, वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, और स्क्रीन पे भी ये मौजूद रहेगा। पेन कॉपी उठाओ, 10 मिनट है आपके पास, ये सोल्व करना है। 10 मिनट के बाद हम दोबारा मिलेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा बीच में। ठीक है, कोई नया ज्वाइन हो तो उसको बता देना। ओके, सो यू हैव 10 मिनट्स। सो टाइम इज ओवर, लेट्स डिस्कस। सभी का हो गया, और आपको और टाइम चाहिए, 1 या 2 मिनट? और बस दो और बचा हो जाएगा। ठीक है, तो 10 सेकंड और दे रहा हूँ मैं आपको। ओके, नो मोर टाइम, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही टॉक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, और आपको डायरेक्शन दी गई रिमूव टू। जब भी आपको टू रिमूव करना है तो इसको हटाने के बाद आप क्या ऐड करोगे? कोई आंसर करना चाहता है? एनीबॉडी वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन? Sir, he speak very fast that it cannot be understood. ही स्पीक। अच्छा, आपने स्पीक बोला, फिर टॉक्स ड्रॉप हो गया है ना, तो आपने डायरेक्शन मिस कर दी। इन्होंने बोला है कि रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। टॉक और स्पीक में डिफरेंस है, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। सो आई वुड अवार्ड यू 0 मार्क्स फॉर दैट। 10 में से इसमें से एक नंबर में से एक भी नहीं मिलेगा। और कोई ट्राई करना चाहता है? तो छोटी छोटी गलती है, सबको ध्यान में रखना है कि क्या गलती दूसरा कर रहा है, वो उससे मैं सीख लूं। ठीक है, और बताइए। He talks so fast that he cannot understood. दैट ही के बाद That he cannot be understood. राइट, सर दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्या इन्होंने यूज किया है? इन्होंने यूज किया है कोरिलेटिव कंजंक्शन। सो और दैट का क्या होता है? कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। टू और टू प्लस बी इंफिनिटिव, ये क्या होता है? आपस में कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं हमेशा। तो आप क्या, जब ये टू को ड्रॉप करेंगे तो इसके साथ ये वाला टू भी ड्रॉप होगा ही होगा। ठीक है, कभी भी यूज नहीं किया जा सकता। तो इस टू को ड्रॉप करने के बाद आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सो। ठीक है, इसके साथ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो टू है नेगेटिव चीजें, नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, और सो किसके लिए यूज होता है? पॉजिटिव के लिए। दिस कोरिलेटिव कंजंक्शन इज बेसिकली यूज फॉर पॉजिटिव थिंग्स, सो और दैट। और टू ये किसके लिए? नेगेटिव के लिए।
ठीक है, ये नेगेटिव के लिए यूज होता है। इसीलिए जो आप सो दैट यूज करेंगे, ठीक है, जो आप सो और दैट यूज करेंगे, दैट के बाद जो आप सेंटेंस लिखने वाले हैं उसमें क्या लिखना पड़ेगा, दैट के बाद जो क्लोज लिखेंगे आप उसमें आपको नेगेटिव इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बिकॉज जो सो है वो अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, बट दैट के बाद आपको लिखना पड़ेगा कैन नॉट बी अंडरस्टूड। सो ही टॉक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड, राइट। ओके, यहां तक कोई और ऐड करना चाहता है इसमें? ठीक है, सो म्यूट योर माइक गाइस, एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड। अंकित प्लीज, तो जब भी आपको बोलना हो तभी अनम्यूट करिएगा, ठीक है, और जब तक सब म्यूट रखे खुद को। अच्छा, और कोई इसमें किसी ने कोई डिफरेंटली ट्राई किया हो? ओके, नो सर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रिंस सेड इट गिव्स मी अ प्लेजर टू बी हेयर इन दिस इवनिंग। ये आपको किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। सो आपको क्वेश्चन दिया गया डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में देने की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है आपके पास? ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये स्टेटमेंट मिलेगी। ओके, सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच। ओके, कई बार क्या होता है यहाँ पे लिखा होता है कि यू नीड टू चेंज द नरेशन, सिर्फ आपको नरेशन चेंज करनी है, ये नहीं लिखा होता कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। एनीबडी, किसी ने ट्राई किया है? यस सर। ओके, प्लीज। The prince said that it gave me great pleasure to be there that evening. ओके, दैट इट गेव मी, ठीक है, आपने मी लिखा है ना So यहाँ पे? it gave him. हिम, अच्छा, हिम No sir, लिखा। him sir, him. It gave him हिम, because the change according the prince. ओके, Yeah. ग्रेट To प्लेजर be there that evening. दैट इवनिंग, एक्सीलेंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये आपका, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? तो हु इज द स्पीकर बेसिकली? Prince sir. कुणाल। ओके, Okay. ओके, कुणाल इज द स्पीकर। Yes sir. तो Kunal. कुणाल आपने बोला, बताया, तो मैं आपको इसके पीछे रीजन बता देता हूँ सबको जो इस पे ट्राई नहीं कर पाए हैं। रीजन बीइंग, आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करते हो तो आपको ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा ड्रॉप करके यहाँ पे आपको दैट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, पहली चीज ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, आपको रिपोर्टिंग, एक तो वर्ब होती है, एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है। वर्ब आइडेंटिफाई करिए, सैड, ठीक है, सैड है तो ये आपका क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होता, ठीक है, तो वहां पे आपका रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो द प्रिंस सैड, यहाँ पे हमने देखा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो इसलिए हम रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा इट, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, क्या इसमें कोई चेंज होता है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होता है? Uh, जो स्पीकर ये होता है, जो रिपोर्टेड, ठीक है, जो ये सब्जेक्ट हो, उस हिसाब से। ठीक है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होता है दैट इज बेसिकली चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सो हियर इज द रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कोमा, इन्वर्टेड कोमा के बाद लिखा है वो है रिपोर्टिंग स्पीच। सो इट जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? द स्पीकर, स्पीकर या ऑब्जेक्ट? एनीबडी कंफर्म? इसको कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो गया, या मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है इट ऐसे ही लिख दिया, राइट। तो इसको कंफर्म करके आई विल टेल, बट ये इतना ठीक है, इट। और इसके बाद ये जो वर्ब है गिव्स, ये कौन सी वर्ब है आपकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसमें जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ये हो गई। अब ये मी है, ये क्या है आपका? ये मी है, मैं आपको बता दूं, ये आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव केस जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? जो आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई, माई, मी, ठीक है, ये आपके फर्स्ट पर्सन है। ये चेंज होंगे जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसके उसके बेसिकली आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है प्रिंस, और प्रिंस का आपको देखना है, इसको हम ही से क्या करेंगे? डिनोट करते हैं, ठीक है, ही, ठीक है, प्रोनाउन, इसका प्रोनाउन ही हम यूज करने वाले हैं, राइट। तो आपको ये देखना है ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम, ठीक है, क्योंकि मी भी क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव केस है। मी इज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई, राइट। सो मी इज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई, तो ही का भी आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मी की जगह आ जाएगा हिम। कुछ भी समझ में ना आए प्लीज वहां पे क्वेश्चन वहीं पे पूछ लेना, ठीक है। कोई इसमें डरने की बात नहीं है, कोई भी इसमें आपको शर्माने की बात नहीं है। जहां पे भी आपको जितना सिल्ली भी क्वेश्चन लगे ना, यहीं पे क्लियर कर लो, बाद में टाइम शायद ना मिले, ठीक है। तो मैं आपके लिए 1 घंटा निकाल के तरीके से आपको पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। तो मी के हिसाब से आपको हिम चेंज करना होगा। ग्रेट प्लेजर, ग्रेट प्लेजर आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद आप टू भी लिखेंगे, फिर हेयर चेंजेस टू देयर, एंड दिस चेंजेस टू दैट,
ठीक है, दिस एंड दैट ये दोनों डिटर्मिनर हो गए, हेयर एंड देयर, दीज आर बेसिकली डिटर्मिनर। सो हेयर देयर में चेंज हो जाएगा और दिस दैट में, सो दिस इज योर आंसर, राइट। कोई क्वेश्चन? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज, ही डज नॉट अटेंड द क्लास रेगुलरली, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन्स ईदर। ये आपको कंबाइन करना है नीदर और नोर से। नीदर और नोर क्या है दोबारा से? आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन है, राइट। सो किसी ने ट्राई किया है? एनीबडी? कोई चाहता कि, हाँ बोलिए। तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर माइक, तो पहले उस माइक को ठीक करिएगा। आई एम रियली सॉरी अंकित, अंकित मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो और कोई बताइए। Sir, he neither Sir, can attended the class हाँ, ही नीदर अटेंडेड द क्लास regularly nor he learned his lessons. अटेंडेड क्लास रेगुलरली, उसके बाद नोर, नोर, नोर के बाद ही लिखा आपने। ही Yes, नीदर, sir. ही नीदर अटेंडेड द क्लास रेगुलरली नोर ही के बाद Learn his lessons. नोर ही लर्न हिज लेसन्स। ओके, सो लेट्स सी। हाँ, आप इसमें बोलना चाहेंगे कुछ और? कोई, कुणाल? sir, neither he attend the class हम्म regularly, nor हम्म nor he learn the lesson. ठीक है, आपने नाइदर से शुरू किया है, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम देखते हैं, ही नीदर अटेंड द क्लासेस रेगुलरली नोर लर्न्स हिज लेसन। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जो नीदर के बाद जो चीज हमने लिखी है ना, वो ध्यान से देखो। वो क्या है? अटेंड, व्हाट इज अटेंड? वर्ब, राइट। और नोर के बाद हमने क्या लिखा है? लर्न, इट इज अगेन अ वर्ब। सो ये वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2। और ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये ऑलवेज कनेक्ट सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ दे कनेक्ट सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर से मतलब है, ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे, वर्ब को वर्ब से कनेक्ट करेंगे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ भी आपको इधर उधर नहीं करना है। अगर आपने नीदर के बाद सब्जेक्ट लिख दिया, जैसे आपने शुरुआत की कुणाल, आपने नीदर ही अटेंड्स द कॉलेज रेगुलरली नोर ही लर्न्स हिज लेसन, ठीक है, आपका बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने Yes. उधर से शुरुआत की दक्ष, ही नीदर अटेंड्स क्लास रेगुलरली नोर ही लर्न्स। यहाँ पे आपने गलती कर दी, क्योंकि नोर के बाद आपने सब्जेक्ट डाल दिया और यहाँ पे नीदर के बाद आपने अटेंड वर्ब डाल दिया, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो या तो आप इस तरह से लिखेंगे, ही नीदर अटेंड्स द क्लास रेगुलरली नोर लर्न्स हिज लेसन। यहाँ पे आपको ही की जरूरत क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड है, क्योंकि नोर से पहले भी स्पीकर वही है, ही, तो ही दोनों के लिए चल जाएगा यहाँ पे। अगर इस लर्न के लिए सब्जेक्ट कोई और होता, सपोज ये लर्न किसी और के लिए यूज हो रहा होता, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा सब्जेक्ट भी होता, तो यहाँ पे आपको ही लिखना या फिर शी लिखना कंपलसरी हो जाता, तो आप नीदर से शुरुआत करते, ठीक है। ओके, तो सब्जेक्ट चेंज होता तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डालना पड़ता, अदरवाइज ये अंडरस्टूड है। कोई इसमें डाउट? No, ठीक, sir. ओके, सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई नो हर। ये आपको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना था, बताइए। She is known to me. शी इज नोन टू Me. मी। ओके, कोई और ट्राई करेगा? Same, sir. She is known to me. ओके, सिमिलर है, ठीक है। तो योर आंसर वुड बी शी इज नोन टू मी। सबको समझ में आ गया? देखो, पैसिव केस में क्या होता है, आपको बस ये याद रखना है, जो भी कोई एक्टिव केस होता है तो उसके बाद सब्जेक्ट होती है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। उधर से आपको उसमें पैसिव में चेंज करना होता है, तो आप ऑब्जेक्ट को एज एन सब्जेक्ट ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। वर्ब को कैसे चेंज करोगे? आप वर्ब को बी की फॉर्म प्लस थर्ड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसमें चेंज कर दोगे और सब्जेक्ट को एज एन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दोगे। यहाँ पे हर क्या है? इज एन ऑब्जेक्ट। हर चेंज कर दिया आपने सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट में जब आप उसको चेंज करोगे तो उसका सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए, तो हर का सब्जेक्टिव केस होगा शी। ओके, नो जो है एक वर्ब है, उसको आपने किस में चेंज करना है? पैसिव के अंदर। तो नो से पहले आपको बी की फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, और नो क्या है आपका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको चेंज करनी पड़ेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये हो गया। उसके बाद टू, ठीक है, यहाँ पे आपको टू क्या लगाना पड़ेगा? एक प्रपोजिशन की आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि विदाउट मेकिंग आई, और आई को आप मी के अंदर डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव केस कैसे आएगा? जब उसको आप प्रपोजिशन के बाद लिखेंगे, ठीक है। प्रपोजिशन के बाद आप हमेशा क्या लिखते हो? एक ऑब्जेक्ट ही लिखते हो। एक ऑब्जेक्ट लिखोगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। तो ये इसके पीछे क्या है? पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेयर्स स्पीच वॉज लाउडली चेयर्ड। ये आपको एक्टिव में चेंज करना है, बताइए अब इसमें क्या करना चाहेंगे? हम्म Sir, the audience loudly cheered the mayor's speech.
ये ऑडियंस का आइडिया कहाँ से आया आपको? ये सर कुछ बन नहीं रहा था, खुद से बना लिया। ठीक है, वैसे राइट है आपका, एग्जैक्टली राइट है। और कोई ट्राई करेगा? सर मैंने ऐसे किया कि पीपल लॉर्डली चीयर्ड द मेयर्स स्पीच। ठीक है, ऑडियंस हो गया, पीपल हो गया, दोनों ठीक है। पीपल एंड ऑडियंस मतलब यहाँ पे क्या है, इन्होंने इस, आप देखोगे कुणाल और दक्ष ने यहाँ पे एक सब्जेक्ट को लेके आए हैं, क्योंकि आप देखोगे द मेयर स्पीच वॉज लाउडली चीयर्ड, ये एक पैसिव सेंटेंस है, राइट, ये एक पैसिव सेंटेंस है। तो पैसिव सेंटेंस में आप देखोगे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। मेयर स्पीच ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिसिंग है। बाय के बाद जो हम लिखते हैं, बाय समवन, ठीक है, बाय एनीवन, बाय ऑडियंस, बाय पीपल, वो नहीं है। तो यहाँ पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको क्या बनाना है कि कोई ऑब्जेक्ट होगा, फिर हम जब उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग था, तो अपने हिसाब से आपने उसको जनरेट कर दी, उसकी उसको उसको जनरेट कर दिया, ठीक है। सो द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द मेयर्स स्पीच, या फिर द पीपल, ठीक है, बोथ आर राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज अलीसा इज टायर्ड फुल स्टॉप, अलीसा ट्राइज टू हेल्प अस। ये आपको डिस्पाइट से लिखना है, डिस्पाइट से रीराइट करके ये आपको लिखना है। ओके, किस किसने लिखा है, कोई बताना चाहेगा, कोई ट्राई करना चाहेगा? So despite Alisa is tired, she tried to help us. ठीक है, डिस्पाइट अलीसा इज टायर्ड। ओके, उसके बाद शी ट्राइज टू हेल्प She अस। tried ट्राइड to help us. नहीं, आपने टेंस चेंज कर दिया, फिर गलत हो जाएगा। जब आपने ये गलती कर दी ना, उसके बाद आपने लिखा है शी ट्राइड टू हेल्प अस। लेकिन आप यहाँ पे इस क्लोज के अंदर देखोगे, या फिर इस सेंटेंस के अंदर देखोगे, दिस इज अ सेंटेंस, फुल स्टॉप के बाद जो चालू होगा वो उसको सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन एक सेंटेंस के अंदर दो क्लोज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप, सो इट्स अ सेपरेट सेंटेंस। तो एलिसा ट्राइज टू हेल्प अस, आपने ट्राइज की जगह उसको ट्राइड कर दिया, तो आपकी वर्ब चेंज होगी, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। हालांकि अप्रोच बिल्कुल सही थी। डिस्पाइट, डिस्पाइट आपने शुरुआत में कैसे लिखा था, डिस्पाइट इज टायर्ड, डिस्पाइट एलिसा इज टायर्ड, ऐसे लिखा था आपने। हाँ सर। वो हाँ भी सर। गलत है, वो भी गलत है, आई एम रियली सॉरी, वो भी गलत है, ठीक है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? Despite Elisa was tired, she tried to help us. नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। डिस्पाइट, देखो मैं आपको इसके पीछे मैं बता दूं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आपको ये चीज याद रखनी है, दो तरीके से आप इसको लिख सकते हो, राइट, दो तरीके से आप इसको लिखोगे। अलीसा इज टायर्ड, ट्राइड, डिस्पाइट शी ट्राइज टू हेल्प, डिस्पाइट शी ट्राइज टू हेल्प, नहीं। देखिए, डिस्पाइट सबसे पहले आप ये समझिए कि डिस्पाइट है क्या। डिस्पाइट इज प्रेपोजिशन, ठीक है। डिस्पाइट क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आपको क्या लिखना होता है, एक नाउन। हमेशा प्रेपोजिशन के बाद आप एक नाउन लिखेंगे या फिर एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को भी हम एक नाउन ही बोलते हैं, ओके। तो आपको आपको ये समझ में आना चाहिए, हर टायर्डनेस, अब टायर्डनेस क्या है, एक नाउन हो गया, हर क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, वो भी पोजेसिव केस का, ठीक है, इट्स अ नाउन, और ये हर क्या हो गया, प्रोनाउन, ठीक है, जो कि पोजेसिव पोजेशन उसका दिखा रहा है। तो इससे क्या पता लगा, ये पूरी आपकी क्या बन गई, एक नाउन, और आपकी प्रेपोजिशन क्या है, डिस्पाइट, और ये आपकी बन गई प्रेपोजिशन क्लोज, ओके। तो अगर आप इस तरह से शुरुआत करेंगे, डिस्पाइट आप यू स्टार्ट द सेंटेंस विद द डिस्पाइट, तो डिस्पाइट आप बिगनिंग से शुरुआत कर रहे हो, तो आपको बीच में कोमा लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लिखोगे अलीसा ट्राइज टू हेल्प अस। लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप पहले सेंटेंस लिखोगे, पहले आप लिखोगे अलीसा ट्राइज टू हेल्प अस, ठीक है, उसके बाद आप डिस्पाइट प्रेपोजिशन को इंट्रोड्यूस करोगे, फिर आप वही चीज दोबारा लिख दोगे, डिस्पाइट हर टायर्डनेस, डिस्पाइट के बाद मैंने नाउन लिख दिया, ठीक है। तो मैंने उसको क्या लिख दिया, नाउन। अब यहाँ पे मुझे कोमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से ये देखना, कुल मिला के इसके अंदर क्या है, दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को मुझे एक सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। ये जो फुल स्टॉप है ना, ये खत्म करना है। इसका मतलब ये है, मुझे एक नाउन उड़ाना पड़ेगा इसके अंदर से, और एक ही वर्ब मुझे रखनी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दो सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अलीसा और एलिसा लिखा है, इसको मैं एक अलीसा को गायब कर दूंगा, वो जो कि मैंने कर दिया डिस्पाइट का यूज करके। डिस्पाइट के बाद मैंने क्या लिख दिया, हर टायर्डनेस। अब जो टायर्ड वर्ब थी उसको मैंने नाउन में चेंज कर दिया, NES लगा के, ठीक है। अब हर मुझे डिनोट करना जरूरी है, क्योंकि टायर्डनेस किसकी है, अलीसा की है, तो हर बेसिकली डिनोट्स टू अलीसा, ओके। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इस हिसाब से इसमें कोई क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चन सो फार। तो मुझे लग रहा है या तो समझ में आया या ऊपर से गया है, ठीक है। तो मुझे बता दो, समझ में आया या ऊपर से गया है? नहीं सर, समझ में आ गया बढ़िया। ठीक है, तो दोनों तरीके ठीक हैं। या तो आप डिस्पाइट को सेंटेंस के बिगिनिंग से शुरू कर सकते हैं, तो वहां पे बीच में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा नाउन के बाद। अदरवाइज अगर आप सेंटेंस पहले लिखते हैं, अलीसा ट्राइज टू हेल्प अस डिस्पाइट हर टायर्डनेस, वहां पे आपको इसकी कोमा की जरूरत नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, और जो दक्ष आपने शुरुआत की थी डिस्पाइट अलीसा टायर्डनेस, तो वो गलत था। डिस्पाइट के बाद आपको सिर्फ नाउन लिखना है। तो नेक्स्ट इज, इफ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन, आपको कंपाउंड सेंटेंस के अंदर ये चेंज करना है, ओके। इफ यू डू नॉट हरी
यू विल मिस द ट्रेन। बताइए किसने ट्राई किया इसके अंदर? कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कंपाउंड सेंटेंसेस? एनीबॉडी? कंपाउंड सेंटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? कौन सा कंजंक्शन उसमें आप देखते हो? बताओ यार। ठीक है, तो मैं बता सॉरी देता सर, हो नहीं पाया। हूँ, कोई बात नहीं, चलो मैं आपको बता देता हूँ। कंपाउंड सेंटेंसेस मैं आपको बता देता हूँ। कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं आपके फैन बॉयज, ये वाला एक्रोनिम सुना होगा आपने, FANBOYS, फैन बॉयज। F स्टैंड फॉर A स्टैंड फॉर एंड, N स्टैंड फॉर नोर, B स्टैंड फॉर बट, O स्टैंड फॉर और, Y फॉर येट, S स्टैंड फॉर सो। ठीक है, तो ये आपका हो गया फैन बॉयज। ये आपके कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आप ये क्या यूज करते हो? ये कंजंक्शंस को यूज करते हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बस। ओके, लेकिन इसमें ये इफ यूज हुआ है, तो इफ यूज हुआ है तो आप पता लगा सकते हो इफ जो इसमें कंजंक्शन यूज हुआ है ये किसके अंदर होता है, कौन से सेंटेंस के अंदर? कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर है। सो दिस इज अ बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दो तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे, बेसिकली तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। ठीक है, हमेशा याद रखना, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। अभी यहाँ पे पूछा गया है आपसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से आपको चेंज करना है कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है। आपको ये सभी कंजंक्शन उसमें मिल सकते हैं, मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया, पूरा कवर किया, वहां से आप देख लेना। बट यहाँ पे हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो इफ मिल गया, देन मिल गया, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, WH फैमिली के जितने भी वर्ड है। ठीक है, व्हेन, व्हेनेवर, हाउ, ये सभी चीजें। उसके बाद आप देखोगे वेयर एज, वेदर, एज सुन एज लॉन्ग एज, ठीक है, होम, इफ, ओनली इफ, अनलेस, ये सभी चीजें आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर होती है। ठीक है, सो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। तभी हो सकता है जब आप ये वाला ये कंजंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, इसको ड्रॉप कर दें। इफ ड्रॉप करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, इफ ड्रॉप करना है आपको। दूसरा आपको क्या यूज करना होगा इफ ड्रॉप करके? इसमें से कोई भी कंजंक्शन, या तो आप फॉर यूज करें, या फिर आप एंड यूज करेंगे, नोर यूज करेंगे, बट यूज करेंगे, और यूज करेंगे, येट एंड सो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्योंकि हर एक कंजंक्शन का मीनिंग अलग है। एंड इज यूज फॉर क्यूमुलेटिव, नोर इज यूज फॉर नेगेशन, बट इज यूज फॉर कॉन्ट्रडिक्शन, और इज यूज फॉर अगेन कॉन्ट्रडिक्शन, येट इज यूज फॉर नेगेटिव कंडीशन, सो इज यूज फॉर एडिशन टू द स्टेटमेंट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको ये वाले कंजंक्शन यूज करने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इफ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन, किस तरह की कंडीशन है, कैसा कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रही है? हम्म, ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए, फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यू मस्ट हरी और यू विल मिस द ट्रेन। सो और क्या है आपको यहाँ पे? कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज हुआ, अगेन और इज यूज फॉर एन कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सो यू मस्ट हरी और यू विल मिस द ट्रेन। आई हैव ड्रॉप द इफ, यहाँ पे इफ मैंने ड्रॉप कर दिया, सो यू मस्ट हरी और यू विल मिस द ट्रेन, ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यू मस्ट हरी और यू विल मिस द ट्रेन। एक आप यहाँ से क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं, सर ये डू नोट था, ये कहाँ गया? ये मैंने इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि और जो है नेगेटिव मीनिंग के लिए कन्वे होता है, तो यहाँ पे आपको दो नेगेटिव की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। यू मस्ट नॉट हरी और यू विल मिस द ट्रेन। सो दो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएंगे, क्योंकि गलत हो जाएगा। ओके, यू मस्ट हरी और यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, तो इसलिए मैंने डू नॉट को यहाँ से ड्रॉप कर दिया। राइट, मस्ट यहाँ पे जरूर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, इट इज फॉर ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये ऑब्लिगेशन के लिए होता है। ठीक है, ऑब्लिगेशन या फिर कंपल्शन। राइट, ठीक है, कोई क्वेश्चन समझ में आया? लॉजिक ठीक है। ये सब तो थोड़ा बहुत बस, मुझे बस ये है कि थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं, इतने फाइनल एग्जाम आएगा, चीजों से आप क्लियर हो जाओगे। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आई हैव सम ड्यूटीज, फुल स्टॉप, आई मस्ट परफॉर्म देम। ये आपको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस के अंदर। सिंपल सेंटेंस का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सिंपल सेंटेंस के अंदर आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, ओनली वन सब्जेक्ट, प्लस एक वर्ब होगी, प्लस एक ऑब्जेक्ट होगा। बीच में ठीक है एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, कुछ भी हो, वो दिक्कत नहीं है, सेंटेंस के कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन वन सब्जेक्ट और नॉट मोर देन वन वर्ब। ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो चलेगा, बट नॉट मोर देन वन सब्जेक्ट और नॉट मोर देन वन वर्ब। क्योंकि आपको पता है बिना सब्जेक्ट के वर्ब नहीं लिख सकते, बिना सब्जेक्ट के वर्ब नहीं लिख सकते। अगर सब्जेक्ट के अंदर दो वर्ब हैं तो वहां पे आपको दो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, आई हैव सम ड्यूटीज, फुल स्टॉप, आई मस्ट परफॉर्म देम। तो इसका मतलब ये आपके दो सेंटेंस हो गए। ये कह रहा है चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, कहने का मतलब है कन्वर्ट और ज्वाइन, और इस तरह से भी आ सकता है, और राइट दीज
टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो इन सभी का मतलब एक ही है, राइट दीज टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, और मर्ज दीज टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, और सिंपली दे कैन राइट चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। ओके, यहाँ पे यहाँ पे आप देखिए सेंटेंस को, आई हैव सम ड्यूटीज, इसका मतलब ये भी आपका कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, पहले वाला भी। दूसरा देखिए आई मस्ट परफॉर्म देम, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है, इसका मतलब दोनों सिंपल सेंटेंस है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट है आई, दूसरा आप देखोगे हैव क्या है, एक ही वर्ब है, और सम ड्यूटीज आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आई सिंपल सेंटेंस है अगेन, क्योंकि आई क्या है आपका एक सब्जेक्ट, मस्ट क्या है, ये आपका आपकी आप इसमें इसको यूज कर सकते हैं इस मोडाल। सो परफॉर्म इज अ वर्ब, देम हो गया आपका अगेन ऑब्जेक्ट। अभी आपको चेंज करना है कि इसमें सिंपल सेंटेंस में, तो किसी ने किया है? Yes, sir. I have some duty to perform. आई हैव Some सम duties ड्यूटी to टू perform. परफॉर्म। ठीक है, आपने इन्फिनेटिव की हेल्प ली है, ठीक है, तो पूरा आपने चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ इन्फिनेटिव। तो टू परफॉर्म क्या है, इन्फिनेटिव। आपने क्या किया, दूसरे वाली जो पूरा सेंटेंस था उसको इन्फिनेटिव में चेंज कर दिया। बहुत सारे तरीके हैं, इन्फिनेटिव में चेंज करिए, नाउन क्लोज बनाइए, प्रपोजिशन क्लोज बनाइए, ठीक है, एडवर्ब क्लोज बनाइए। आपने यहाँ पे इसको इन्फिनेटिव में चेंज कर दिया, दैट इज अ गुड स्ट्रेटेजी। और किसी को कोई आइडिया कुछ किया उसमें? ठीक है, ओके। सो आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, ये आपका बन गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हैव सम मोर राइस, यहाँ पे क्वेश्चन टैग लिखना है आपको, बताइए। क्वेश्चन टैग लिखते वक्त एक चीज याद रखनी है, हमेशा क्वेश्चन टैग के अंदर आपको प्रोनाउन लिखना होगा। प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट होगा स्टेटमेंट के अंदर, उस सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज करना है। दूसरी चीज ये याद रखनी है, उसके अंदर प्रोनाउन के साथ आपको एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, ठीक है। तीसरी चीज आपको ये याद रखनी है, जो आपका अगर स्टेटमेंट जो नेगेटिव है तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव होगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा। ओके, अगर फ्यूचर उसमें कुछ ना कुछ इंटेंशन दिखाई गई है तो आपको विल उसमें यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हैव सम मोर राइस, किसी ने ट्राई किया? will you sir? विल यू, ठीक है, एग्जैक्ट, विल यू, राइट आंसर विल यू। देखिए यहाँ पे यू तो कहीं पे नहीं दिया गया, अब आप बोलेंगे यू कैसे लिख दिया सर आपने, ठीक है। रीजन बीइंग हैव सम मोर राइस, तो यहाँ पे इंटेंटेड मीनिंग क्या है, इंटेंटेड मतलब इस पूछा किससे जा रहा है, पूछा किससे जा रहा है, किसी और से ना, जी, ठीक किसी है, और से पूछा जा रहा किसी और से पूछा जा रहा है, तो वो क्या है इसके अंदर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसी से पूछा जा रहा है। हैव सम मोर राइस, आई एम जस्ट अ स्पीकर, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन काम किसके लिए किया जाएगा, उसके लिए। तो हैव सम मोर राइस, तो इस हिसाब से यू जो है, यू क्या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है, उसका प्रोनाउन भी यू ही होता है, तो यू को आप यू 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 ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन उसका आप देखोगे, आप उसको पॉजेसिव केस में योर्स लिख देते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है, योर्स बुक, योर्स पेन, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस यू यू ही रहता है, तो आपको यहाँ पे इसका प्रोनाउन जो है यू ही लिखेंगे, और उससे पहले आप विल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की इंडिकेशन है, हैव सम मोर मोर राइस, ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे इसको विल से आप चेंज कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज उषा किरण इज नॉट द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन द सिटी, आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। लास्ट सेंटेंस है, फटाफट खत्म करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, तीन तरह की डिग्री होती है, बता दो, पॉजिटिव प्लस कंपैरेटिव, ओके, पॉजिटिव कंपैरेटिव प्लस उसके बाद आपकी आ गई सुपरलेटिव। पॉजिटिव के अंदर कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है, आप इसमें लिखोगे गुड बेटर बेस्ट होता है ना, ठीक है, ये आप समझ लीजिए, गुड बेटर बेस्ट, तीनों में अगर हम देखें तो गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव में अगर देखें बेटर, ठीक है, रोहिणी इज बेटर स्टूडेंट देन, कुछ भी लिख सकते हैं अमित। उसके बाद सुपरलेटिव, रोहित इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है, तो ये आपका सुपरलेटिव आ गया। तो इस हिसाब से पूछा, इन्होंने बोला है कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज कीजिए। हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज हो रही है। किरण इज नॉट द टॉलेस्ट, मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री चेंज यूज हो रही है, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव को आपको किस में लेके आना पड़ेगा, कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में एक चीज आपको याद रखनी है, कंपैरिजन करना है तो देन कंजंक्शन यूज होगा ही होगा, ठीक है। यहां तक मैंने बता दिया, किसी ने ट्राई किया तो बताइए। all building in the city are taller than Usha Kiran. ऑल बिल्डिंग इन द सिटी, ठीक है, ऑल बिल्डिंग्स इन द सिटी आर आर टोलर देन Then Usha. उषा किरण, ठीक है, all buildings in the city are taller than the उषा किरण, is not taller of all the buildings in the city, लेकिन तो मीनिंग चेंज नहीं होगा इसमें। सर उषा हाँ बोलिए। कुछ ये लिखा है सर, उषा किरण इज टॉलर देन ऑल अदर बिल्डिंग्स। हाँ, उषा किरण इज टॉलर, फिर भी इसमें मीनिंग चेंज नहीं होगा। ये कह रहा है इज नॉट टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग इन द सिटी, तो आप बोल रहे हो इज टॉलर, तो उससे वो टॉलर हो गया। लेट्स सी, यहाँ सर पे हम देखेंगे। हाँ सर इसमें बोल रहा है नॉट टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग इन द सिटी, हाँ, मतलब अच्छा, उससे टॉलेस्ट नहीं है, इसका मतलब सारे बिल्डिंग तो टॉलर है उस उषा किरण से। दैट्स व्हाई आई यूज्ड। हाँ आपने बोला था, एक मिनट, ऑल द बिल्डिंग्स आर टॉलर देन उषा किरण,
जी ठीक है, ऑल द बिल्डिंग्स आर टॉलर देन द उषा किरण, हाँ हो सकता है, ठीक है, वो क्योंकि वो उषा किरण टॉलेस्ट है ही नहीं उनसे, ठीक है। तो आपने ऑल यूज किया है, सम अदर बिल्डिंग द सिटी आर एटलीस्ट एज टॉल एज उषा किरण, एक तो तरीका ये हो सकता है। और जो आपने बोला है कुणाल, क्या बोल रहे हैं, ऑल द बिल्डिंग्स इन द सिटी आर टॉलर देन उषा किरण, अब बोल रहे हो कि आपने यूज किया है, ठीक है, जी जी। ठीक है, ओके, ये भी मेरे हिसाब से ठीक है, दिस ऑल्सो विल कन्वर्ट द सेम मीनिंग। और उसके बाद ये दो ऑप्शन और हैं, आप इसमें अगर यूज करना चाहते हो तो उषा किरण इज नॉट टॉलर देन सम अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी, ओके, यहाँ पे मैंने टॉलर कंपैरेटिव डिग्री डाल दी, उसके बाद देन कंजंक्शन मैंने डाल दिया, ठीक है, उषा किरण इज नॉट सम टॉलर देन सम अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी, और सम अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर एट लीस्ट एज टॉल एज उषा किरण, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज भी देखनी है कि उषा किरण इज नॉट द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो मतलब इक्वल नहीं हो सकते, तो दोनों मीनिंग आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो जैसे आपने कुणाल ये जो बोला है कि ऑल द बिल्डिंग्स इन द सिटी आर टॉलर देन द उषा किरण, तो इसमें एक चीज ये दिखती है कि उषा किरण की बिल्डिंग छोटी है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को देखें, उषा किरण जो बिल्डिंग है वो छोटी है, तो इसमें हम देखें उषा किरण इज नॉट द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स बट इट कैन बी इक्वल टू ऑल द बिल्डिंग्स, है ना, ये आपकी यस सर। पॉसिबिलिटी होती है, तो इस हिसाब यस से सर। ये थर्ड जो आपने बोला है गलत हो जाएगा, हाँ सर, कैन बी गलत है। रोंग, है ना। यस तो जी। उषा किरण इज नॉट टॉलर देन सम अदर बिल्डिंग्स ये लिख सकते हैं, और फिर सम अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर एटलीस्ट एज टॉल एज उषा किरण, ओके। ये आपके सीएपीएफ में यही क्वेश्चन आते हैं, ये फंडामेंटल्स आप क्लियर होंगे तो हम डिस्कस करते रहेंगे टाइमली, तो आपको 25 नंबर के लिए ट्रेन करेंगे जब आप एग्जाम देके निकलोगे एटलीस्ट। ग्रामर का तो आपको ये नहीं होगा कि यार ग्रामर तो इसमें हम एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, जो क्लास कर रहे हो वहीं से काम चल जाएगा, ठीक है, समझ में आया सब कुछ, थैंक ओके, यू सर। यस ओके। सर। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर अभी पूछ लीजिए, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया तो, ठीक है, नवनीत, ठीक है, चलो डन है। तो हम कल मिलते हैं, कल का क्वेश्चन आपको पता ही चल गया होगा, कल हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और बैंकिंग के ऊपर, बैंकिंग रिफॉर्म के ऊपर और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। सो गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट।